Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of Ikram Fast Boys College, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. Today is our fourth video lecture of Physics second year. We were discussing about the special theory of relativity. मैंने आपको उसके दो postulates बता दिए थे, उसकी basics बता दी थी और उसके concepts के बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में. इस लेक्चर में हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स, उसके नताइज, उस स्पेशल थ्योरी से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे और कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर उसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे. और इस लेक्चर के एंड में मैं अब तक के जितने टॉपिक्स हमने कवर किए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊँ. कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या बात थी? पहली बात ये थी कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इक्विवेलेंट है, यानी जितने भी इनर्शियल फ्रेम है दुनिया में उन पर फिजिक्स की तमाम लॉज अप्लाई होते हैं. पहली बात ये थी, आप उसको देख लीजिएगा. दूसरी बात ये थी कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम रहती है, चाहे ऑब्जर्वर रेस्ट हालत में हो या मूव कर रहा हो, स्पीड ऑफ लाइट दोनों को सेम ऑब्जर्व होगी, अनलाइक बॉल्स और दुनिया और कुछ और थी. ठीक है, मिसाल के तौर पे हम खड़े हैं ज़मीन पर तो हमें ज़मीन लगेगी रेस्ट है, लेकिन कोई चांद पे जाके ज़मीन को देखेगा तो उसे ज़मीन लगेगा कि मूव कर रही है. तो ज़मीन ऐसी चीज़ है कि जो कि ऑब्जर्वर की फ्रेम बदलने से उसके ऑब्जर्व और उसकी ऑब्जर्वेशन बदल जाती है. ठीक है जी. लेकिन लाइट ऐसी चीज़ है कि ऑब्जर्वर भले फ्रेम बदल ले, कुछ भी कर ले, उसकी स्पीड हमेशा सेम रहती है. लेकिन हम अब ये बात कर रहे थे कि इनर्शियल फ्रेम की स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए. अब अगर उस इनर्शियल फ्रेम की स्पीड इतनी बड़ी हो जाए कि वो लाइट की वेलोसिटी के करीब पहुंच जाए, तो हमें एक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है. ये कहलाता है लॉरेंस फैक्टर और रिलेटिविस्टिक फैक्टर. इस फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है अपनी कैलकुलेशन को करेक्ट करने के लिए. मिसाल के तौर पे हम अगर वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें ज़ीरो एरर आता है कि अगर उसका मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का डिवीजन वाला ज़ीरो अगर कोइंसाइड नहीं कर रहे तो हम उसमें ज़ीरो एरर, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो एरर यूज़ करते हैं ताकि वो उसमें जो एरर है वो ख़त्म हो जाए. तो यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब पहुँच जाए किसी चीज़ की वेलोसिटी, तो उसमें एक उसकी वेलोसिटी की ऑब्जर्वेशन में कुछ एरर आता है, उसको काउंटर करने के लिए लॉरेंस फैक्टर अप्लाई होता है. उसकी वैल्यू क्या है? अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. v is the velocity of object और c is the velocity of light. ठीक है जी. if v is very much less than c, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से बहुत कम है और ऐसा नॉर्मली होता भी है तो v अपॉन c नेग्लिजिबल हो जाएगा. और अगर if v इज इक्वल टू c अपॉन 5, यानी लाइट की वेलोसिटी के करीब करीब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहुंच जाए या उसके आधी हो जाए, इट इज़ नॉट नेग्लिजिबल. फिर ये नेग्लिजिबल नहीं होगा. इस पूरे फैक्टर में कोई ना कोई वैल्यू बनेगी, ये नेग्लिजिबल नहीं होगा, क्योंकि वही स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में v की जगह अगर आप रखेंगे c अपॉन 5 फॉर एग्जाम्पल, तो c स्क्वायर अपॉन 25 हो जाएगा. c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन 25 रह जाएगा. 1 माइनस 1 अपॉन 25 एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 1 24 अपॉन 25, उसका रूट लेंगे, कुछ आंसर आएगा. ठीक है जी. तो ये नेग्लिजिबल नहीं होगा. इन कंसीडरेशन को सामने रख के हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले उस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, हम उस पर अभी बात करेंगे. अच्छा जी. अब आप कंसीडर करें, एक शख्स है जो कि रेस्ट पोजीशन पर खड़ा है और दूसरा शख्स है जो एक रॉकेट में जा रहा है. बहुत स्पीड उसकी रॉकेट की कितनी है? इस शख्स की वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 0, ये रेस्ट पे हालत में. v2 इस शख्स की वेलोसिटी c अपॉन 2, ये लाइट की स्पीड की हाफ स्पीड से मूव कर रहा है. दोनों के पास क्लॉक है हाथ में, और क्लॉक कौन सी वाली है? एटॉमिक क्लॉक, लाइट क्लॉक है. उस क्लॉक में क्या होता है? एक अदर बॉक्स होता है, उसके अंदर लाइट मूव करती है. दोनों मिरर्स, ऊपर भी मिरर होता है नीचे भी मिरर होता है बॉक्स में. तो लाइट की वेव यूं यूं मूव करती है उसमें. तो एक चक्कर लगने से ये होता है कि 1 सेकंड हो गया. मिसाल के तौर पर लाइट की वेव इस सरफेस से ऊपर जाएगी, ऊपर मिरर से टकरा के वापस नीचे आएगी, तो ये 1 सेकंड काउंट होगा. आप गौर करें, इसके हाथ में घड़ी है और इसका सेकंड क्या हो रहा है कि वो लाइट ऊपर जा रही है
ऊपर जाके वापस आ रही। फॉर एग्जांपल आप इसको कंसीडर कर लें कि ये वो क्लॉक है, यहाँ पे अंदर एक बॉल है जो लाइट है, वो यहाँ से गई ऊपर मिरर से टकराई फिर नीचे आई, ये 1 सेकंड हो गया इस शख्स के लिए। लेकिन ये शख्स जो कि मूव कर रहा है आगे रॉकेट में, तो इसके लिए जो लाइट अंदर मौजूद है मिरर के लिए, जब वो मूव करेगी तो वो स्ट्रेट मूव नहीं करेगी बल्कि प्रोजेक्टाइल में मूव करेगी। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ट्रेन में जो शख्स खड़ा है उसके लिए अलग होगी बॉल की मोशन, और जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है उसके लिए अलग होगी। तो अगर ये देखेगा तो ये देखेगा कि इसके अंदर जो बंदा बैठा है रॉकेट में, उसकी जो लाइट है वो मिरर से डायरेक्ट अपवर्ड वर्टिकल जाके नहीं टकराएगी बल्कि यू मूव करेगी इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में। इसका मतलब इस बंदे की क्लॉक की जो लाइट है उसने इस बंदे की क्लॉक की लाइट से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लाइट कवर्स मोर डिस्टेंस इन सेकेंड पर्सन केस। लेकिन हमें पता है लाइट की वेलोसिटी तो दोनों में सेम है। तो v1 का फार्मूला होता है s अपॉन टी, तो v1 इज इक्वल टू v2, s1 अपॉन t1 इज इक्वल टू s2 अपॉन t2। जब s2 ज़्यादा है s1 से तो लाजमन t1 कम होगा t2 से। सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे t1 ग्रेटर देन t2 होगा। चूँकि s2 ज़्यादा है s1 से तो उसको बैलेंस करने के लिए t1 ज़्यादा होगा t2 से, यानी ये जो शख्स है इसका टाइम जल्दी पास होगा और इसका टाइम हल्के हल्के पास होगा। फॉर एग्जांपल इसका 1 घंटा गुजरेगा तो इसका सिर्फ 1 सेकंड या 10 सेकंड या कुछ सेकंड ही गुजरेंगे। ठीक है, इसको मजीद देखने के लिए मैंने आपको लिंक्स ऊपर पिछले लेक्चर में दिए थे, आप उन वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको मजीद अच्छा इन्फॉर्मेशन और जो है वो एनिमेशन से क्लियर हो जाएगा। अब हम कुछ फार्मूलाज की तरफ जाते हैं। मास वेरिएशन, इंक्रीज इन मास। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है इतनी हाई स्पीड से जो लाइट से कंपेरेबल है, तो हम उस मास को निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। एम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है जो कि मूव कर रहा है, मोशन में है। एम नॉट क्या है? वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट हालत में हो तो उसका मास जो होगा वो होगा एम नॉट। लेकिन अगर वो मूव कर रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड से तो हम उसको एम नॉट नहीं कहेंगे बल्कि एम कहेंगे और उसके नीचे ये लॉरेंस फैक्टर यूज़ करेंगे। इंक्रीज इन मास, मास वेरिएशन, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत तेज़ मूव कर रहा है, लाइट की स्पीड के बराबर पहुंच रहा है या उससे थोड़ा कम है, तो उसके मास में कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। वो क्या तब्दीली आएगी वो इस फार्मूले से हम डिराइव करेंगे। इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट, वही बात, बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है कि वो लाइट की स्पीड के बराबर पहुंच जाए तो उसकी लेंथ में भी फ़र्क आएगा उस मोशन की डायरेक्शन में। वो फार्मूला क्या है? वो ये है, एल इज इक्वल टू एल नॉट। एल उस ऑब्जेक्ट की लेंथ है, एल नॉट क्या है? वो लेंथ जब वो रेस्ट हालत में हो। ठीक है, और ये वही लॉरेंस फैक्टर है। अगर आपको ऑब्जेक्ट की रेस्ट हालत की लेंथ पता है और उसकी वेलोसिटी पता है कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। तीसरा जो रिजल्ट है वो है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन की बात मैंने आपको ऊपर समझाई, आप ये रीड कर सकते हैं कि टाइम डायलेशन में अगर एक शख्स बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है तो उसका टाइम हल्के पास होगा, और जो शख्स रेस्ट हालत में उसका टाइम बहुत तेज़ी से पास होगा। इसका फार्मूला है टी इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। टी वही टाइम जो कि मोशन में है, और टी नॉट वो टाइम अगर वो रेस्ट में होता तो क्या टाइम होता, तो आप यहाँ से वो टाइम डायलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये बात लिखी हुई भी है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट क्लॉक इज गोइंग स्लो। उस शख्स की क्लॉक हल्के चलेगी जो कि मोशन में है, और जो शख्स रेस्ट में उसकी क्लॉक तेज चलेगी। इट मीन नीडल ऑफ सेकंड, दूसरे शख्स जो कि मोशन में, उसकी जो नीडल है सेकंड की, वो ज़्यादा टाइम ले रही है एक डिजिट से दूसरे डिजिट में जाने में। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज नॉन एज टाइम डायलेशन। उसका फार्मूला ये है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मास एनर्जी रिलेशन है, हम इसको मजीद बाद में डिस्कस भी करेंगे। आप सिर्फ इतना याद रख लें, इसकी इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस इक्वेशन से पता क्या चलता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि सी एक कांस्टेंट है। इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन से रिलेट कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये है कि अगर आप बहुत तेज़ स्पीड से जाएं, इतनी तेज़ स्पीड से जाएं, इतनी तेज़ स्पीड से जाएं कि आपकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, तो आपका मास इन्फिनिटी हो जाएगा, आप एनर्जी बन जाएंगे, यानी आप नज़र नहीं आएंगे, एनर्जी बन जाएंगे। अच्छा जी, फ्रॉम दिस रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड दैट एनी प्रोसेस दैट चेंज द मास बाय अ डिटेक्टेबल अमाउंट
वुड इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। कि अगर आप मास में अपने कुछ कमी या ज़्यादती करना चाहते हैं तो आपको बहुत एनर्जी अमाउंट चाहिए होती है। एक स्टैट्स है कि अगर आपने 1 ग्राम मास को चेंज करना है अपना, तो आपको एनर्जी चाहिए होगी 9 एक्सपोनेंट 13 जूल, इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। बस आप इन इक्वेशंस को अपने पास नोट डाउन कर लें और इनके नाम को याद कर लें। टाइम डायलेशन क्या है, मास एनर्जी रिलेशन क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और आपके पास मास वेरिएशन क्या है। ये फार्मूलाज हम जब सवालात में यूज़ करेंगे तो आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसके लिए मैंने आपको लिंक्स भी दिए, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक हमने टॉपिक्स कवर किए हैं 4 लेक्चर्स में, वो ये हैं। ये अपने पास आप नोट डाउन कर लें। व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्क्राइब इट टाइप विद एग्जांपल। शॉर्ट में राइट प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, उसके 2 पोस्टुलेट्स क्या हैं वो आपने याद करने हैं। व्हाट आर इनर्शिया नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, आपने कंसेक्वेंस स्पेशल थ्योरी जो हमने अभी की है वो लिखने लॉन्ग में आते हैं। और इसके अलावा स्पेशल थ्योरी की एजम्पशन क्या है और उसका कोई एक रिजल्ट आपने बताना है। तो ये वो सवाल आते हैं जो कि आपके बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।